हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर। आज है हमारा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का पार्ट 14। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स और मशीन एसेसरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो एक फैशन डिज़ाइनर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आपको सिर्फ सिलाई सीखनी है तो शायद आपको लगे कि बस मशीन चलाना आना चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रॉपर फैशन डिज़ाइन सीखना है या सीखना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्केल किस जगह पर काम आती है, ठीक है, और कौन सा कर्व किस जगह पर काम आता है, कौन सी नीडल किस फैब्रिक पर लगानी चाहिए। मतलब जो नीडल होती है वो अलग अलग नंबर की होती है, जैसे 11, 12, 30, 40, 60, 18 इस तरीके से। तो उन्हें कौन से फैब्रिक के लिए हमें कौन सी नीडल यूज़ करना चाहिए, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 5 डिफरेंट टाइप के फुटवियर जो कि एक बिगनर को पता होना चाहिए उनके बारे में, जो कि आपका काम काफ़ी आसान कर देते हैं सिलाई करते टाइम। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, वो भी आसान भाषा में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की चीज़ें आगे चलकर जब हम ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग करेंगे तब आपको बार बार काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंची टेप की। यह फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग का सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी मेजरिंग टूल है। बॉडी मेजरमेंट लेने से लेकर गारमेंट की मेजरमेंट चेक करने तक इंची टेप का इस्तेमाल होता है। अब ये तो आप सबको पता होगा, पर क्या आपको ये पता है कि जो टेप के इंचेस होते हैं, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, इनके बीच जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको इसे समझाती हूँ अच्छे से। देखिए क्या होता है, बहुत सारे जो टेलर हैं, जो फैशन डिज़ाइनर हैं, उन्हें अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। पहले इनको सबको मैं ड्रॉ करके बुक में आपको दिखाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तो जो मेजरिंग टेप होती है, जो जिससे हम गारमेंट का मेज़रमेंट लेते हैं, वो लगभग 60 इंच की होती हैं, जो कि होता है 5 फीट, ठीक है। और इसके आगे जो होता है, जो संख्या इस टाइप से होती है, उसे बोलते हैं इंचेस, और इस तरफ जो संख्या होती हैं उसे बोलते हैं सेंटीमीटर। तो हम जब सिलाई करते हैं तो हम इंचेस से माप लेते हैं, ठीक है। अब सेंटीमीटर का यूज़ कहाँ होता है? जब हमें कपड़े को मापना होता है, जैसे 1 मीटर का फैब्रिक है या 2 मीटर का, तो हम इससे माप सकते हैं या वो कितने सेंटीमीटर का होता है। आपने देखा होगा जब आप ब्लाउज बनाते हो तो जो ब्लाउज पीस होता है वो लगभग 80 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कपड़ों की जो वो कितने मीटर का है या कितने सेंटीमीटर का है, इससे हमें ये पता चलता है। 1 मीटर में हमें 100 सेंटीमीटर चाहिए, तब होता है 1 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको सेंटीमीटर के बारे में डिटेल में समझाती हूँ ड्रॉ करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, जैसा कि आप टेप में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ इंचेस हैं, इनके बीच जो छोटी छोटी लाइन्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जब हम इसके बीच से 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच की जो लाइन दिख रही होगी आपको, इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं 1.5 इंचेस, ठीक है, ये वाली जो लाइन है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी। तो देखिए ये जो स्केल है, टेप है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी, आप देखिए ये जो टेप है इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस हैं। तो बहुत सारे लोग जो 1 और 2 जिसके बीच में जो ये आपको गहरी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं 1.5 इंच, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, जो टेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसे जो ये लाइन होती हैं इन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी टोटल जो लाइन होती है वो 8 होती हैं। तो बहुत सारे लोग जब ऐसे लिखते हैं 2/8, तो इसका मतलब होता है ये 1, 2, 2/8, ठीक है।
अब हम लिखते हैं 3/8, 3/8, 4/8, 6/8, इस तरीके से। तो ये जो एक दो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं 2/8। ये जो लाइन होती है 3, इसे हम बोलते हैं 3/8। और ये जो बीच वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं हम 4/8। बहुत सारे लोग इसे 1.5 भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग 150 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेज़रमेंट है 20 सेंटर का, आधे से भी आधा, इसे हम 125 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा ये वाला पार्ट है उसे 150 भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इसे 175 भी बोलते हैं, जो ये वाला पॉइंट होता है उन्हें, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें 2 के बाद पढ़ना है, जैसे 2 और ये लाइन यहाँ तक हमारा मेज़रमेंट आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.25, या इसे हम लिख सकते हैं 2/8, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना इसे हम क्या क्या बोलते हैं जो बीच वाली लाइन होती हैं। तो जो भी आपका नंबर आता है उसके बाद जितनी लाइन आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैं वो समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसे बोलते हैं 25, 50, 75। बहुत सारे लोग इसे क्या बोलते हैं 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, इस तरीके से इन्हें बोला जाता है, ठीक है। 7/8, इस तरीके से इन्हें हम लोग बोलते हैं। सॉरी, बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्हें क्या बोलते हैं, ये जो लाइनिंग होती हैं उन्हें हम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप देख सकते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो एक लाइन आएगी लाइन के बाद इसे हम बोलेंगे 1/8। फिर जो यहाँ वाली लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे 3/8। मतलब जो ये लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैं वो समझा रही हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये वाला जो पॉइंट होता है उसे 25, ये वाली जो लाइन होती हैं उसे 50, और ये वाली जो लाइन होती हैं उसे 75 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टेलर और अलग अलग जो डिज़ाइनर है वो बोलते हैं, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हैं इसे, अब ये हमारे क्या काम आने वाली है। तो देखिए, जब आप किसी बाहर जो व्यक्ति हैं और आपको यहाँ उनका गारमेंट बनाना है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर लिया है, तो वो टेलर के पास जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से मेज़रमेंट लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 325 या लिख दिया 6/8, तो ये कहाँ आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 325 मतलब 3, और ये जो लाइन है हमें इसे बोलते हैं 25, 50, 75। तो ये जो 325 यहाँ तक मेज़रमेंट आ रहा है। उसके बाद 4, 6/8 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये हमारा 4, ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लाइन आ रही है 6, तो ये है हमारा 6/8। ऐसे ही अगर हमारा 4/8 है तो ये वाली लाइन, 3/8 है तो ये वाली लाइन, 2/8 है तो ये वाली लाइन, इस तरीके से हमें ये समझना है। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, जो कि हर एक टेलर डिज़ाइनर जो अपनी ड्राफ्टिंग है, पैटर्न ड्राफ्टिंग है, उसमें यूज़ करता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी जो गारमेंट है उसके जो आर्म होल हैं, नेक हैं, उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी से नहीं आती अगर आपका इसका यूज़ नहीं करते। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी ड्रेस की नेक लाइन, ठीक है, बहुत सारी जो लाइन होती हैं वो कर्व लाइन होती है, जिसे हम नॉर्मली हाथों से ड्रॉ इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़, जब हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग करते हैं, जैसे ये गारमेंट है, ठीक है, ये रेडीमेड कुर्ती है, इसका जो आप आर्म होल देख रहे हैं ये इस तरीके से, ये प्रॉपर शेप में है, ठीक है। तो ये शेप हमें जब हम नॉर्मल इंची टेप से हम लोग मापते हैं और हाथों से ड्रॉ करते हैं कर्व, तो इतना अच्छा नहीं आता है। जैसे ये हमारा जो है पैटर्न है, इसका जो आर्म होल है उसकी ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, और ये हमारी नेक लाइन होती है।
तो ये जो कर्व है इसे ड्रॉ करने के लिए और ये जो आर्म होल है इसे इस तरीके से सेट करके हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो आर्म होल और नेक है उसका शेप प्रॉपर आता है, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं जब आपको पैटर्न ड्राफ्ट करते हुए बताऊंगी तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ आएगा और इससे कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, और भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ इस तरीके से हमें स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है ना, जब हम नॉर्मल हाथों से करते हैं तो इतनी अच्छे से नहीं होती, लेकिन फ्रेंच कर्व्स के हेल्प से बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे जो ब्लाउज है एडवांस पैटर्न ब्लाउज, उसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से नेक का शेप होता है, अलग अलग टाइप से। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस टाइप से जो कर्व वाले नेक होते हैं उनमें भी ये जो फ्रेंच कर्व है उसका यूज़ होता है और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेग कर्व की, लेग कर्व स्केल की, जो कि कुछ इस तरीके से आती है, देख सकते हैं आप। अब सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम बॉटम या हेमलाइन जिसका कर्व ड्रॉ होता है वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। जब भी हम फिटेड पेंट बनाते हैं, प्लाजो पेंट बनाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो शेप है हिप कर्व है जो साइड से कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है पेंट, और ये वाला जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो ड्राफ्टिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए इस पर ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये हमें हेल्प करता है आर्म होल कर्व इसे ड्रॉ करने के लिए, और ये जो साइड वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं हम हिप कर्व, और ये वाला जो होता है वो वाला कर्व। ये दोनों कर्व जो है वो प्रॉपर हमें हाथ से ड्रॉ करते हैं तो इतना अच्छे से नहीं आता, तो हम इस स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसका बाहर वाला, ये वाला, इसको हम हिप पे जब ड्रॉ करते हैं तो यूज़ करते हैं, और ये जो अंदर वाला एरिया है ये वाला, जब हम पेंट की ये वाली ड्राफ्टिंग करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। तो जब मैं आपको पैटर्न ड्राफ्ट करके बताऊंगी तब इसका अच्छे से यूज़ आपको समझ में आएगा। बट एज अ डिज़ाइनर इनके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा रील वगैरह में, इंस्टा रील या यूट्यूब वगैरह पे, कि बहुत सारे जो डिज़ाइनर और टेलर हैं वो बहुत सारी स्केल का यूज़ करते हैं और बहुत सारी अलग अलग शेप की स्केल का। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर है, सीख रहे हैं, तो हमें कौन सी स्केल है जो परचेस करनी चाहिए। तो आप जो बहुत सारी स्केल है उनको परचेस करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 स्केल परचेस करेंगे तो भी आपके गारमेंट की जो फिटिंग है वो अच्छी आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आर्म होल, सेकेंड होता है लेग कर्व, और थर्ड आती है हमारी ग्रिड स्केल। ये 3 जो बिगनर्स हैं, जो रेगुलर सिलाई कर रहे हैं, जो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है इनकी हेल्प से पैटर्न को ड्रॉ करना, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये 3 जो स्केल हैं उनके बारे में बताया है। इसके अलावा मैंने मेजरिंग टेप के जो इंचेस हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम उनके बारे में बताया है, जो कि हमें आगे चलकर जब हम पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे या स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग डिफरेंट टाइप पर, डिफरेंट टाइप की जो नीडल हैं उनका हमें क्या काम होता है और वो हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। डिफरेंट टाइप की जो नीडल होती हैं उन्हें हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो हमारे जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे नेट, ऑर्गेन्जा, कॉटन, डेनिम और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं 16 या 14 नंबर की नीडल का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो क्यों यूज़ करते हैं हम 18, 20 या 11 नंबर की सुई का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो 11 नंबर की सुई होती हैं, जो 12 नंबर की सुई होती हैं, उनका यूज़ जब हम नेट फैब्रिक या ऑर्गेन्जा या टिश्यू फैब्रिक
स्टिच करते हैं या उनसे कोई गारमेंट बनाते हैं तो हम 11 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो ये वाला जो मैं आपको वीडियो में स्क्रीन पे शो कर दूंगी, जो नीडल का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो बहुत पतला होता है, इसलिए हम उन फैब्रिक्स में 11 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन दिखे। जब हम सही नंबर की सुई सही फैब्रिक पर यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे फैब्रिक में बहुत बड़े बड़े होल हो जाते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर की, अब हम 11 और 14 दो का मैं यूज़ बता रही हूँ, 12 और 13 का आपका कोई यूज़ नहीं होता है। तो जो 11 नंबर की सुई है वो नेट के फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, टिश्यू फैब्रिक, इनके लिए यूज़ होती हैं। जो 14 नंबर की सुई है वो हमारे हल्के कॉटन फैब्रिक, जो थोड़े नेट और ऑर्गेन्जा इनसे थोड़े से मोटे होते हैं, जैसे कि कॉटन फैब्रिक, जॉर्जेट फैब्रिक, और इनके लिए हम 14 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं। अब आती है 16 नंबर की सुई, थोड़े से मोटे फैब्रिक, जैसे कि पिलो कवर या फिर बेडशीट या ऐसे कुछ थोड़े मोटे कपड़े होते हैं, उनके लिए हम 16 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं। हम रेगुलर 16 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं, जो कि सारे फैब्रिक पर चल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला होता है, जैसे ऑर्गेन्जा, नेट वगैरह, तो वो जब हम सिलाई करते हैं, जैसे ये जो सिलाई है, तो वो फैब्रिक थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होता है। तो आपको 16 नंबर की सुई का यूज़ थोड़े से मोटे फैब्रिक के लिए करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम 18 नंबर की सुई, उसका यूज़ करते हैं हम डेनिम, जैसे जीन्स का जो कपड़ा होता है, जैसे मोटा या कैनवास फैब्रिक जो थोड़ा मोटा होता है, उसको स्टिच करने के लिए हम 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये जो नीडल है वो आप बिगनर को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप सारे जो सुई हैं 11, 14, 16, 18, ये आप अपनी मशीन में लगाना, फिर आप फैब्रिक पर ट्राई करना, आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 डिफरेंट फुटवेयर के बारे में, जिसके बारे में बिगनर को पता होना चाहिए, जो कि आपकी स्टिचिंग को काफ़ी आसान और बहुत इजी बना देते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी आपकी जो फिनिशिंग है गारमेंट की वो इतनी अच्छी नहीं आती है, या बहुत घंटों लग जाते हैं कुछ ड्रेस बनाने के लिए। तो मैं 5 कुछ ऐसे आपको फुटवेयर बताऊंगी जो कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ड्रेस बनाना और उसकी फिनिशिंग को बनाना। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल फुटवेयर मशीन का। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है। अब इसके अलावा मैं आपको 5 डिफरेंट फुट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा जीपर फुटर, अनविजिबल जीप। जब भी हम अनविजिबल जीप गारमेंट पर लगाते हैं तो हमारी जो फिनिशिंग है इस वाले फुट से तो इतनी अच्छी नहीं आती, आप कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन जब आप इस वाले जो टूल का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अनविजिबल जीपर फुट। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन जहाँ पर आप सिलाई के बाकी सारे सामान लेते हैं वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से हम सिलाई मशीन में अटैच करते हैं, और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से नीचे रहता है, और ये जो आपको शेप दिख रहे हैं इसके अंदर नीडल जाती है। तो मैं आपको आगे अनविजिबल जिप गारमेंट में कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगी, इसका यूज़ भी बताऊंगी। तो एक तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे गारमेंट जब हम बनाते हैं जिसमें अनविजिबल जिप का यूज़ करते हैं तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है फिनिशिंग से जिप को फैब्रिक पर अटैच करने में। सेकेंड आता है हमारा रफल फुट। इससे क्या होता है, जब हम बहुत सारे गारमेंट जैसे कि फ्रॉक वगैरह बनाते हैं जिसमें हमें बहुत सारे गैदरिंग वाले बनाने रहते हैं, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कुछ फ़ोटोज़, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर के फुटवेयर की, जो है ब्लाइंड स्टिच फुट। इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें तुरपाई करनी रहती है, जैसे सूट के कॉर्नर या नेक वगैरह में जब हमें तुरपाई करनी रहती है तो इसका हम यूज़ करके मशीन पर तुरपाई इजीली कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो इसका मैंने जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड किया है बनाकर, ब्लाइंड स्टिच फुट का यूज़ कैसे करें, तो आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे 4th नंबर के फुट पर, जो कि कुछ इस तरीके का होता है।
ये आप जब इंटरलॉक या पिको करते हैं तो बहुत सारे जो फ्रॉक जो राउंड शेप में ड्रेस होते हैं, ठीक है, जिस पर आप सिलाई करते हैं तो आपकी सिलाई इतनी अच्छे से नहीं होती है फैब्रिक राउंड होने की वजह से। तो इसका यूज़ करके आप आसानी से सिलाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का होल होता है, तो इसमें फैब्रिक आराम से फोल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली और काम काफ़ी इजी हो जाता है और कम टाइम में आप स्टिच कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 5 फुटवेयर। इसका यूज़ हम एप्लिक वर्क के लिए करते हैं, तो इसे बोलते हैं एप्लिक फुट। जब हम कपड़ों पर एप्लिक वर्क करते हैं, कपड़ों पर दूसरा छोटा फैब्रिक कट कर कर हमें लगाना रहता है। बहुत सारे सूट साड़ी वगैरह में आपने देखा होता है। तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी वजह से हमें कहाँ सिलाई लगानी है ये देखने में आसानी होती है और काफ़ी जल्दी इजीली और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगती है। तो ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। तो ये थे हमारे टॉप 5 फुटवेयर जिसका यूज़ आप करके आपकी जो सिलाई है उसको। आज हमने सीखा इंची टेप, फ्रेंच कर्व और ग्रिड स्केल और लेग कर्व के बारे में। इसके अलावा हमने सीखा डिफरेंट टाइप की नीडल का यूज़ हम कहाँ करते हैं उसके बारे में। उसके अलावा हमने सीखा 5 डिफरेंट टाइप के फुटवेयर के बारे में। तो आप भी अगर हमारे इस फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे के पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि अब हम इस जो कोर्स है उसे प्रैक्टिकली धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं बेसिक से एडवांस की तरफ। तो आपको भी अगर फैशन डिज़ाइनिंग को आप बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है या स्टिचिंग करना है आगे, या आपका बुटीक ओपन करना है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ उस कोर्स में। तो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो पर छोटा सा कमेंट करना कि इन सब सारे टूल्स में से आपको किन किन के बारे में पता था, ये मुझे ज़रूर बताना। और 1-2 फ्रेंड्स को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।